हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे और कहाँ हुई। तो मेनली फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ हुई, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 सोशल स्टडीज का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और ये सारी वीडियोस आपको काफी आसानी से हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी फ्रॉम विलेज टू सिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन वी विल लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे कि टाउन प्लानिंग कैसी थी उस टाइम पर, वाटर मैनेजमेंट कैसी थी, व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट, brisk trade, and finally we will learn the reasons for the decline of Harappan civilization. तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। सबसे पहले सिविलाइजेशन का मतलब समझते हैं। सिविलाइजेशन इज एन एडवांस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी की एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्टेज को सिविलाइजेशन कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन सेटलमेंट्स, छोटी छोटी ह्यूमन सेटलमेंट्स होनी स्टार्ट हो गई थी। वो साथ में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, बट वो काफी अर्ली स्टेज थी। जो सिविलाइजेशन होती है वो काफी एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज स्टेज होती है। तो आज इस चैप्टर में हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो नाउ टेक अ लुक एट दिस टाइमलाइन। अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करें तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जिसे आज प्रेजेंट डे में हम कहते हैं इराक और सीरिया। ये आई 4000 बीसी में। देखिए तो अराउंड कितनी साल पुरानी हो गई, लगभग 6000 साल पुरानी है ये सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और इसके बाद, इसके 1000 साल बाद आई इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन जिसे आज हम इजिप्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये उसके 1000 साल बाद आई, और जो आपको ये पिरामिड्स वगैरह दिखाई देते हैं वो इसी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम के ही हैं। ये जो पिरामिड्स हम देखते हैं इजिप्ट में, ये देखिए कितने पुराने हैं ये। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लगभग 500 साल बाद आई इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों सिविलाइजेशंस हैं, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये तीनों वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं। और इन सिविलाइजेशंस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी आज की प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन में। अगर ये सिविलाइजेशंस नहीं होती, जो आज हमारी सिविलाइजेशन है वो इतनी एडवांस स्टेज पर नहीं पहुंच पाती। सो दीज सिविलाइजेशन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन, इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में हम कंसंट्रेट करेंगे इस सिविलाइजेशन पर, इंडस सरस्वती civilization. But before understanding and moving on to this civilization, first let's understand the characteristics of civilization. Government and administration. तो फ्रेंड्स किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट को हम सिविलाइजेशन जब कह सकते हैं जब उसमें कोई गवर्नमेंट हो, किसी भी फॉर्म की कोई गवर्नमेंट हो और एडमिनिस्ट्रेशन हो। और वो किस लिए हो? टू मैनेज लार्ज पॉपुलेशन एंड इट्स एक्टिविटीज। उस सिविलाइजेशन की जो पॉपुलेशन है उसको मैनेज करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होती है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सिविलाइजेशन। अनदर इज अर्बनाइजेशन, which include development of cities and its management, that is water management, drainage system, etc. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविलाइजेशन इज कि वहां पर अर्बनाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि सिटीज जो हैं
उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए कि घरों तक पानी कैसे जाएगा, फिर वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए. सो इट इज अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविलाइजेशन. नेक्स्ट इज ट्रेड, both internal, that is within city, and external, that is with other parts of the world, to exchange goods. तो सिविलाइजेशन में ट्रेड भी होना चाहिए, और ट्रेड भी ये नहीं सिर्फ इंटरनल यानी कि सिर्फ विद इन सिविलाइजेशन भी, विद इन सिविलाइजेशन ही नहीं, जो और सिविलाइजेशन हैं उनके साथ भी ट्रेड होना जरूरी है, टू एक्सचेंज गुड्स. ओके, तो ये तीसरा करेक्टरिस्टिक है सिविलाइजेशन का कि ट्रेड. Another one is writing system, that is method for recording and communicating information, manage trade and administration. अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आप आज के टाइम पे सोचेंगे राइटिंग सिस्टम तो आपको एक बड़ी नॉर्मल सी बात लगेगी, पर हम बात कर रहे हैं एंशियंट जमाने की, एंशियंट सिविलाइजेशंस की, जहां पर उस टाइम पर राइटिंग सिस्टम नहीं होता था. पर जब जब हम ट्रेड की बात करते हैं कि भाई ट्रेड हो, तो इस चीज को वो रिकॉर्ड कैसे करें, उसका एक मेथड होना चाहिए, भाई किससे कितना ट्रेड करा है, ये सारी चीजें की डिटेल रिकॉर्ड करने के लिए उनको एक राइटिंग सिस्टम की जरूरत थी. इसी तरह से जब गवर्नमेंट अपनी रूल्स और पॉलिसीज बनाती है तो उसको वो कहीं रिकॉर्ड करेगी, लोगों को कम्युनिकेट करेगी. तो किसी भी सिविलाइजेशन में राइटिंग सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी था. जैसे कि देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, इस पिक्चर में देखिए शुरुआत हुई इस तरह, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक पत्थर पर कुछ सिंबल्स ड्रॉ करे जा रहे हैं. तो ये इस तरह राइटिंग सिस्टम डेवलप होने शुरू हुए. तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं एक सिविलाइजेशन के. नेक्स्ट वन इज शेयर्ड कल्चर, कॉमन बिलीव्स, art, architecture, traditions, values, and social customs that unite a society. तो फ्रेंड्स किसी भी सिविलाइजेशन में ये ट्रेड, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब होना तो जरूरी है ही. उसके साथ साथ लोगों को एक यूनाइटेड रखने के लिए, उनको यूनाइट फील कराने के लिए शेयर्ड कल्चर होना भी बहुत जरूरी है. शेयर्ड कल्चर का क्या मतलब है, यानी कि लोगों में कॉमन बिलीव्स होने चाहिए, उनकी कॉमन वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कॉमन सोशल कस्टम्स होने चाहिए, जिससे कि वो यूनाइटेड फील करें और जिससे कि जो सिविलाइजेशन है वो सस्टेन कर पाए. तो ये मतलब है शेयर्ड कल्चर का. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, दैट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर फूड टू फीड नॉट जस्ट द विलेजेस बट ऑल्सो द सिटीज. तो फ्रेंड्स किसी भी सिविलाइजेशन में ये बहुत जरूरी है कि वहां के लोगों को इनफ फूड मिल पाए. क्यों? क्योंकि जब उनको इनफ खाना मिलेगा तो वो अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे, वो ट्रेड पर ध्यान दे पाएंगे, जिससे कि वो सिविलाइजेशन प्रॉस्पर हो सकेगी. तो किसी भी सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जो विलेजेस हैं जहां पर ये फूड ग्रो होता है, उनको तो वो फूड मिले ही, बट साथ साथ सिटीज को भी मिले. यानी कि विलेजेस में इतना फूड ग्रो हो पाए कि विलेजेस की नीड्स तो पूरी हो ही, पर साथ साथ वो सिटीज को भी सपोर्ट कर पाए. सो दिस इज प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वन इज डिविजन ऑफ लेबर, specialized jobs beyond farming such as artisans, merchants and administrators. नाउ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज कि डिवीजन ऑफ लेबर होनी बहुत जरूरी है सिविलाइजेशन में. इसका मतलब है कि सिर्फ एक टाइप की जॉब नहीं, और भी बहुत तरह की जॉब होनी चाहिए सिविलाइजेशन में. देखिए, ये ऐसा ना हो कि सिर्फ फार्मिंग ही करें सारे. अगर सारे लोग सिर्फ फार्मिंग करेंगे तो वहां पे तो सिर्फ फूड ही ग्रो होगा, बाकी चीजें कैसे बनेंगी जिससे कि वो जो सिविलाइजेशन है वो प्रॉस्पर हो. तो इसीलिए स्पेशलाइज्ड जॉब्स होनी जरूरी है फार्मिंग के अलावा, जैसे कि कुछ लोग आर्टिजन जरूर हों, वहां पर मर्चेंट जरूर हों जो ट्रेड कर पाए, बिजनेस कर पाए, और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो प्लानिंग कर पाए, जो सिटीज को, विलेजेस को संभाल पाए. सो डिवीजन ऑफ लेबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है किसी भी सिविलाइजेशन का. तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़े डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविलाइजेशन. फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये चैप्टर आपको समझ आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को सब्सक्राइब भी करें. अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, फ्रॉम विलेज टू सिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो अब हम ये देखेंगे जो पहले विलेजेस थे वो कैसे सिटीज में कन्वर्ट हुए और फिर उससे हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे आई. तो यहां हम बात करेंगे
द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मैप को देखिए, हम बात कर रहे हैं अराउंड 3500 बीसी के टाइम की, यानी कि लगभग 6000 साल पहले की। अगर हम आज की बात करें तो आज से लगभग 6000 साल पहले की बात है। ये जो एरिया था, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस थे और धीरे धीरे वो विलेजेस टाउन्स में डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वो विलेजेस टाउन्स में डेवलप हो रहे थे। और फिर इसके अराउंड 1000 साल बाद, 1000 ईयर्स बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, ट्रेड भी बढ़ना शुरू हुआ और जो ये टाउन्स थे, ये सिटीज में तब्दील होने शुरू हो गए। जो टाउन्स थे अब वो सिटीज बनते जा रहे थे। पर ऐसा क्यों हो रहा था कि जो छोटे छोटे विलेजेस थे वो टाउन्स में तब्दील हो रहे थे और टाउन्स सिटीज में? Because it was happening due to Indus River and its tributaries। यहां देखिए फ्रेंड्स, ये है रिवर इंडस। ये देखिए, ये यहां से बह रही है। ये देखिए कितनी बड़ी है इंडस रिवर। और उसकी ये जो ट्रिब्यूटरीज थी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, इन ये उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिवर थी, ये रिवर सरस्वती। ये देखिए, ये इसके नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये होकर गुजर रही थी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से। तो इन सब नदियों की वजह से यहाँ का जो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन था, ये एरिया काफी फर्टाइल था एंड दैट इज व्हाई इट वाज वेरी सुटेबल फॉर फार्मिंग। बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो रही थी कि जो छोटे छोटे विलेजेस थे वो पहले टाउन्स में तब्दील हुए और फिर टाउन्स डेवलप हो गए सिटीज में। And archaeologists refer to this as one of the oldest civilization as Indus civilization, Harappan civilization, Indus Saraswati civilization और सिंधु सरस्वती civilization। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया थी, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने रेफर करा एज इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या इसको एक और नाम दिया गया था, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब देखिए, इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ये दो मेजर जो नदियां थी ये इन्वॉल्व थी, ये इंडस रिवर, ये सारी इंडस रिवर और फिर ये सरस्वती रिवर। तो इसकी वजह से इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा गया। इसी तरह से सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जो ये एरिया है, ये सारा एरिया है सिंध, सिंध एरिया, और इसके साथ साथ यहां से ये नदी बह रही थी, सरस्वती नदी। तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा गया। अब इन नामों के अलावा फ्रेंड्स, आपने एक और नाम सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते थे? क्योंकि पहले जो सारी जो रिसर्च में जो सिटीज मिली, वो सारी मिली थी इस इंडस रिवर के आसपास। तो इसलिए यहाँ पे इसको कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट फ्रेंड्स, जैसे जैसे और रिसर्च हुई, रिसर्च ने प्रोग्रेस करा, तो काफी सारी बड़ी बड़ी सिटीज मिली जो इंडस रिवर से दूर थी। जैसे कि ये देखिए, गुजरात में देखिए धौलावीरा, ये बड़ी एक बहुत मेजर सिटी मिली, धौलावीरा गुजरात में, जो देखिए इंडस रिवर से काफी दूर थी। इसी तरह फिर हमें पाकिस्तान में मिली गवेरी वाला, ये यहाँ, ये भी एक बहुत बड़ी सिटी थी उस टाइम। और फिर इधर देखिए हरियाणा में मिली राखीगढ़ी, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर सिटीज। तो ये जो बड़ी बड़ी सिटीज थी, ये इंडस रिवर से काफी दूर और सरस्वती रिवर से काफी करीब थी। और इसके साथ साथ छोटी छोटी सिटीज भी मिली, जैसे कि हरियाणा में मिली फरमाना और राजस्थान में मिली ये छोटी सी सिटी कालीबंगा। और फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज आज की डेट में भी पाई जा रही हैं। तो इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और इन नामों में से जो सबसे ज्यादा फेमस नाम है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, और जो लोग यहाँ रहते थे उन लोगों को कहा जाता था हड़प्पन्स। पीपल लिविंग हियर आर नोन एज हड़प्पन्स। तो फ्रेंड्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी मेजर सिटीज थी उसकी? ये देखिए, यहां पर है ये हड़प्पा, ये इधर। इसके अलावा मोहनजोदारो, ये यहां पर है, ये मोहनजोदारो।
फिर धौलावीरा जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, इधर ये धौलावीरा है, फिर इधर है ये गवेरी वाला और राखीगढ़ी। तो ये मेजर सिटीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब आइए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और थोड़ा समझते हैं। हड़प्पन क्रिएटेड प्लान सिटीज विद efficient town planning, water management, diverse crafts, and brisk trade. So, friends, one of the important characteristics of Harappan civilization was that they created planned cities. उन्होंने उस जमाने में planned cities create करी। हम बात कर रहे हैं 4000 से 5000 साल पहले की, जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस टाइम पर भी उनकी जो सिटीज थी वो बहुत प्लान थी। तो वो ये सब कैसे कर पाए? क्यों? क्योंकि वो इन चारों चीजों में बहुत निपुण थे। दे वर एफिशिएंट इन टाउन प्लानिंग, उनकी वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। जो वो क्राफ्ट्स बनाते थे वो डाइवर्स था, यानी कि वो वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स बनाते थे। और वो ब्रिस्क ट्रेड करा करते थे। ब्रिस्क ट्रेड का मतलब कि उनका ट्रेड माइंडसेट था, कि उनको पता था कि भाई वो जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा और उससे वो और अच्छी सिटीज प्लान कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट टाउन प्लानिंग। The last cities of the Harappan civilization were designed with precise planning. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को सब्सक्राइब भी करें। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बड़ी बड़ी सिटीज थी, उनको बहुत ही प्रिसाइज प्लानिंग के साथ डिजाइन करा गया था। They had wide streets running north-south and east-west, dividing the city into rectangular blocks. तो देखिए, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उस टाइम उन्होंने अपनी सिटीज में बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई इस तरह। और ये जो सड़कें थी, जैसे कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, इस तरह ये काटी गई सड़कें, जिससे कि जो पूरी सिटी थी वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने हजारों साल पहले भी उन्होंने इस तरह की प्लानिंग करी अपनी सिटीज में। और ये जो आपको ये ऐसी आपको सड़कें दिखाई दे रही हैं, आज के टाइम में भी इसी तरह की सड़कें बनती हैं। तो ये ऐसी प्लानिंग, इतनी प्रिसाइज प्लानिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुई थी। एंड मोस्ट सिटीज वर सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशंस, दैट इज डिफेंसिव वॉल्स। और जो ज्यादातर सिटीज थी उस टाइम पर, उन्होंने उनमें इस तरह से फोर्टिफिकेशन करी, यानी कि ऐसी डिफेंसिव वॉल्स कंस्ट्रक्ट करी, जिससे कि कोई भी एनिमी आसानी से अंदर घुस ना पाए, इन सिटीज पर अटैक ना कर पाए। Individual houses of various sizes lined the streets and smaller lanes. और इन स्ट्रीट्स के साइड में हाउसेस कंस्ट्रक्ट करे गए। हर साइज का हाउस था, कोई छोटा था तो कोई बड़ा था, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एंड ऑल द हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द हाउस। और ये जो सारे घर थे फ्रेंड्स, चाहे वो कोई बड़ा घर हो, चाहे वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर का घर हो या किसी कॉमन आदमी का घर हो, सभी हाउस ब्रिक्स से बनते थे रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज। Large buildings in these cities served collective purposes, such as warehouses where goods to be transported were stored. और इन cities में कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई गई, जिनसे कि वो कलेक्टिव पर्पस सर्व करती थी। क्या पर्पस होता था उनका? जैसे कि वेयर हाउस की तरह काम करती थी कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। कोई गुड्स हैं जो स्टोर करने हैं, तो वहां पर उन बड़ी बिल्डिंग्स में उन गुड्स को स्टोर करा जाता था, तो उन बिल्डिंग्स को यूज करा जाता था एज वेयर हाउस। तो इसी तरह से अलग अलग पर्पस के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट करी गई। पब्लिक एंड प्राइवेट वेल्स वर कॉमन, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बेदिंग। और अगर हम पानी की बात करें, तो पानी के लिए सिटीज में पब्लिक और प्राइवेट वेल्स कंस्ट्रक्ट करे गए थे, जहां से लोग पीने का और नहाने का दोनों का ही पानी यूज करा करते थे। अब फ्रेंड्स, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर की बात करें, तो उसमें एक आता है द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। ये देखिए, ये है द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। ये क्या था? बेसिकली ये एक बहुत बड़ा पब्लिक टैंक था।
12 meters into 7 meters का, and it was built with burnt bricks and bitumen for waterproofing। और ये बनाया गया था ब्रिक्स और बिटुमन से इसकी वाटरप्रूफिंग करी गई थी। पर ये जो ग्रेट बात था फ्रेंड्स, ये कोई स्विमिंग के लिए या नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। इट इज बिलीव्ड टू बी यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। ये यूज करा जाता था रिलीजियस पर्पस के लिए। इसका जो यूज था वो होता था भाई रिलीजियस जो रिचुअल्स और कस्टम्स होंगे उसके लिए इसका यूज करा जाता था, जैसे कि प्यूरिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। और इस ग्रेट बात की फ्रेंड्स इस चीज से भी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि ये सिचुएटेड था एलिवेटेड एरिया में, जो अपर लेवल था सिटीज में वहां पर ये सिचुएटेड था। तो इससे भी पता चलता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। सो द सिटीज हैड टू मेन सेक्शंस। तो जो सिटीज थी अपन सिविलाइजेशन में उनके दो मेन सेक्शंस में वो डिवाइडेड थी। एक था अपर टाउन। दिस एरिया वाज वेयर द रूलर्स, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रीस्ट लिव। तो एक था फ्रेंड्स अपर टाउन। ये वो एरिया था जहां पर रूलर्स, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रीस्ट ये सब रहते थे। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये था एक अपर टाउन और इसके नीचे होता था ये लोअर टाउन। तो जो सिटीज थी वो इन दो मेन सेक्शंस में डिवाइडेड थी। तो लोअर टाउन वाज द एरिया वाज वेयर द कॉमन पीपल रिसाइडेड। तो जो कॉमन लोग थे वो इस लोअर टाउन में रहते थे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ग्रेट बात के बारे में बताया, ये जो ग्रेट बात था वो यहाँ पर अपर टाउन में है। ओके, तो इससे पता चलता है कि भाई वो कितना इंपॉर्टेंट था। वो एक ऐसी जगह बनाया गया जहां पर ये सभी जो इंपॉर्टेंट थे लोग, रूलर्स, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रीस्ट, ये सब रहते थे। तो फ्रेंड्स अब हमने टाउन मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के बारे में बात कर ली है। अब दूसरा एस्पेक्ट है वाटर मैनेजमेंट। Advanced water management system was one of the most remarkable features of Harappan urban planning। तो फ्रेंड्स जो हरप्पन्स थे वो वाटर मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। उनका जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो काफी एडवांस था। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ देयर अर्बन प्लानिंग। Cities had drainage system with precisely laid bricks that connected individual houses to larger public drains, ensuring efficient removal of wastewater and maintaining cleanliness। So देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम हम बात कर रहे हैं आज से करीबन 5000 साल पहले की। और उस टाइम पर भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिटीज थी उनका प्रॉपर एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था। ये एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, आज के जमाने की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है हजारों साल पहले की। तो उस टाइम पर भी उन्होंने एक एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम बनाया। क्यों? क्योंकि वो ध्यान देना चाहते थे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर भी और क्लीनलीनेस पर भी। जैसे कि आपको यहाँ इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उनका जो ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम था वो बना होता था प्रॉपर ब्रिक से। सफाई वगैरह में भी बहुत आसानी रहती थी, ब्रिक से उन्होंने ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। और ड्रेनेज सिस्टम में देखिए जो जो घरों का जो प्राइवेट ड्रेन था वो जाकर मिलता था इस तरह पब्लिक ड्रेन से। अब पब्लिक ड्रेन से ये जाकर मिलता था मेन ड्रेन में। तो इससे क्या होता था, एक एफिशिएंट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होती थी, उसका रिमूवल होता था वेस्ट वाटर का, और क्लीनलीनेस बिल्कुल मेंटेन रहती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका जो ये ड्रेनेज सिस्टम था वो कितना एफिशिएंट था। यहाँ तक कि बहुत से इंडिविजुअल घरों में एक अलग से बेदिंग एरिया भी होता था और वो कनेक्टेड होता था इन ड्रेन से, जिससे कि जो गंदा पानी हो वो इधर उधर ना फैले, वो सीधा ड्रेन्स में जाए। ओके, सो दिस वाज काइंड ऑफ एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। Brick wells were common in many cities such as Mohenjo-daro, from where people had direct access to water। और उनकी बहुत सारी सिटीज में जैसे कि मोहनजोदारो में उन्होंने ब्रिक वेल्स बनाए, जैसे कि इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है ब्रिक वेल्स बनाए मोहनजोदारो में। तो फ्रेंड्स आर्कियोलॉजिस्ट को अराउंड 700 वेल्स मिले हैं। देखिए कितना कितने सारे उन्होंने वेल्स बनाए, जिससे कि जो लोग हैं, जो वहां पर लोग रहते हैं, उनको आसानी से इन कुओं से पानी मिल पाए।
तो उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ों की नीड को रिकॉग्नाइज़ करा और उस पर काम करा। तो उनकी सिटीज़ में ये ब्रिक वेल्स काफ़ी कॉमन थे। तो फ्रेंड्स देखिए उनका वाटर मैनेजमेंट कितना एडवांस था। जैसे कि एट धौलावीरा, धौलावीरा हम बात कर रहे हैं जो आज गुजरात में जिसको हम रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं, जो कि एक डेजर्ट एरिया है। वहां पर दे बिल्ट रिजर्वॉयर्स एंड टैंक्स। They were built to store rainwater and diverted water from rivers, demonstrating advanced water management. तो यहाँ पर फ्रेंड्स उन्होंने इस तरह के, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने इस तरह के रिजर्वॉयर्स और टैंक्स बनाए और इनमें वो स्टोर करते थे रेन वाटर। जब बारिश का पानी आता था वो इनमें स्टोर हो जाता था, और अगर बारिश नहीं है एट दैट टाइम दे डाइवर्टेड रिवर्स और उनका वाटर इनमें स्टोर होता था, जिससे कि लोगों को जरूरत के टाइम पर पानी मिल पाए। तो देखिए ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कितना ज्यादा एडवांस वाटर मैनेजमेंट और प्लानिंग थी। Harappans developed extensive network of canals, reservoirs, and low-cost water harvesting techniques to support their agriculture. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हर सिटी में फ्रेंड्स हमें एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलती है। उन्होंने बहुत ही बड़ी नेटवर्क ऑफ कैनाल्स उन्होंने डेवलप करे, उन्होंने रिजर्वोयर्स बनाए। तो इस वजह से उनको जो डेली की उनकी जो बेदिंग की और पानी पीने की जो नीड्स थी वो तो पूरी हो ही रही थी। इसके अलावा ये पानी को वो यूज कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर में भी। एग्रीकल्चर में जो हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स थी वो इतनी ज्यादा उनकी लो कॉस्ट थी कि उनको काफी आराम रहता था। देखिए जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो कैनाल्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, ये बिल्कुल उनके लैंड के पास हैं, राइट। तो फार्मर्स के लिए ये काफी लो कॉस्ट पड़ता था, उनको कहीं से जाकर पानी लेकर नहीं आना पड़ रहा था, वहीं पर उनको पानी मिल रहा था। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो अब हमने बात कर ली वाटर मैनेजमेंट की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट। Archaeological findings have shown that Harappans grew cereals like barley, wheat, millets and sometimes rice. तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में फ्रेंड्स ये मिला है कि जो हड़प्पन्स थे वो सीरियल्स ग्रो करते थे, जैसे कि बार्ले है, व्हीट है, मिलेट्स है और समटाइम्स राइस यानी चावल भी ग्रो करते थे। इसके अलावा दे ऑल्सो ग्रू पल्सेस एंड अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, और इसके अलावा वो पल्सेस भी ग्रो करा करते थे और बहुत सारे वेजिटेबल्स भी ग्रो करते थे, तो वो इन सब चीजों को खाते थे। In addition to this, they were the first in Eurasia to grow cotton, which they used to make clothing. देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि यूरेशिया में हड़प्पन्स पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन ग्रो करी और जिससे उन्होंने कपड़े भी बनाने शुरू करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। Harappans made farming tools such as plow, some of which are still in use by farmers today. और हड़प्पन्स ने बहुत सारे फार्मिंग टूल्स भी बनाए जिनकी मदद से उनको फार्मिंग में बहुत आसानी होती थी। जैसे कि अगर हम प्लॉ की बात करें, ये देखिए ये है प्लॉ, ये हड़प्पन्स ने बनाया था और इसे आज भी हमारे फार्मर्स यूज करते हैं। इसके अलावा भी हड़प्पन्स ने बहुत सारे फार्मिंग टूल्स बनाए जो आज की डेट में, आज के एरे में भी यूज करा जाता है, करे जाते हैं। Harappans also domesticated animals for meat consumption and fished both in rivers and in the sea. और हड़प्पन्स एनिमल्स को पालते भी थे फॉर मीट कंजम्पशन, और फिशिंग भी करा करते थे वो रिवर्स में भी और सी में भी। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं थर्ड पॉइंट पर, जो हम अर्बन प्लानिंग हम पढ़ रहे थे उसके थर्ड पॉइंट पर है हम ब्रिस्क ट्रेड। Harappans were engaged in active trade both within their own civilization and with other civilizations within and outside India. जो हड़प्पन्स थे वो बहुत ज्यादा ट्रेड करा करते थे, वो ट्रेड में बहुत एक्टिव थे। वो अपनी सिविलाइजेशन में तो ट्रेडिंग करा ही करते थे, साथ साथ इंडिया में जो और सिविलाइजेशंस थी उनके साथ भी ट्रेडिंग करते थे, और जो इंडिया से बाहर सिविलाइजेशंस थी उनके साथ भी ट्रेडिंग करते थे। तो इससे हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि हड़प्पन्स का जो माइंडसेट था वो बिल्कुल ट्रेडिंग से रिलेटेड था। दे हैड ट्रेड माइंडसेट, दैट्स व्हाई दे वर वेरी एक्टिव इन ट्रेडिंग।
और वो क्या क्या ट्रेड किया करते थे? दे एक्सपोर्टेड वेरियस गुड्स लाइक ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, गोल्ड, कॉटन, फूड एंड डेली यूज आइटम्स। तो वो ऐसे ऐसे गुड्स बनाते थे जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी बाहर, जैसे कि ऑर्नामेंट्स, उसकी बहुत डिमांड थी, वो बनाते थे वो। कॉटन की मैंने आपको बताया है कि हड़प्पन्स दे वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन, तो वो उन्होंने एक्सपोर्ट करी। इसके अलावा वो फूड भी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था उस टाइम पर उनके पास, फार्मिंग बहुत ज्यादा करा करते थे, तो फूड एक्सपोर्ट करा करते थे। यहाँ तक कि जो डेली यूज की आइटम्स थी वो भी एक्सपोर्ट करते थे। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये है एक ब्रॉन्ज मिरर, तो वो ब्रॉन्ज की चीजें बनाते थे, जैसे कि ये ब्रॉन्ज मिरर उन्होंने बनाया। फिर यहाँ पर ये आपको एक ये डांसिंग गर्ल का फिगरीन दिखाई दे रहा है, ये भी ब्रॉन्ज का है। तो ऐसी ऐसी वो चीजें बनाकर एक्सपोर्ट करा करते थे। बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये एक टेराकॉट पॉट है, जो डेली यूज आइटम है, वो भी वो बनाते थे। तो ऐसी ऐसी चीजें बनाकर वो एक्सपोर्ट करा करते थे। उनके जो वर्कर्स थे वो बहुत स्किल्ड थे, ब्रॉन्ज को यूज करने में वो बहुत निपुण थे, स्किल्ड थे। Beads made from carnelian, a reddish stone primarily found in Gujarat, was in high demand. तो फ्रेंड्स उस टाइम पर एक रेडिश स्टोन हुआ करता था जो गुजरात में पाया जाता था, वो था कार्निलियन। तो उस स्टोन से बीड्स बनाते थे हड़प्पन्स, और वो बीड्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। देखिए ये है वो बीड्स जो कार्निलियन स्टोन से बनाए गए थे। और जो हड़प्पन्स थे, they developed special techniques to drill them so string could pass through them and to decorate them in various ways. और जो हड़प्पन्स के जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने स्पेशल टेक्निक्स डेवलप कर ली थी इन बीड्स को ड्रिल करने के लिए, जिससे कि इनमें इनमें से स्ट्रिंग पास करी जाए और उनसे अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स बनाए जाएं, नेकलेस बनाए जाएं, ब्रेसलेट बनाए जाएं। और उनको स्टोन्स को वो डेकोरेट भी करते थे अलग अलग तरह से, जैसे कि हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देखिए बीड्स पर अलग अलग तरह से उन्होंने उनको डेकोरेट करा है। फ्रेंड्स ये टेक्निक आप आज के जमाने के में सोच रहे होंगे तो आपको बहुत ही आसान सी लग रही होगी, बट हम बात कर रहे हैं अराउंड 5000 साल पहले की। तो उस टाइम पर ये बहुत स्पेशल टेक्निक थी। Import by Harappans in exchange of exported goods is not clear. It probably included copper, since this metal was not so common back home. अब फ्रेंड्स इन जो जो वो गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, इसके एक्सचेंज में हड़प्पन्स क्या इंपोर्ट करा करते थे, ये इतना क्लियर नहीं है। अभी तक भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ये चीज की क्लैरिटी नहीं आई है। माना जाता है कि शायद वो कॉपर इंपोर्ट करा करते थे, क्योंकि कॉपर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया में उनके प्लेस पर इतना कॉमन मेटल नहीं मिलता था ये। Now let's talk about trade routes. To do trade, the Harappans utilized various routes, including land routes, rivers, and sea for long distance. अब ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए हड़प्पन्स ने बहुत सारे रूट्स का इस्तेमाल करा, जैसे कि वो लैंड रूट्स यानी कि भाई लैंड के रास्ते भी ट्रेडिंग करने के लिए जाते थे। उसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने वाटर बॉडीज का भी इस्तेमाल करा, रिवर्स के थ्रू और सी के थ्रू भी वो जाने लगे व्हेनेवर दे यूज्ड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। सो दिस वाज द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। तो ये जो था, ये हमारी इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि ट्रेड के लिए वाटर बॉडीज को यूज करा जा रहा था, रिवर्स और सी को यूज करा जा रहा था। Lothal featured a large basin that was probably used as a dockyard for loading and unloading goods from ships. तो एक जगह थी लोथल, तो वहां पर एक ऐसा बहुत बड़ा बेसिन देखने को मिलता है जो प्रोबेबली वो यूज करा करते थे एज अ डॉकयार्ड, यानी कि शिप्स की वहां पर शिप से जो छोटी छोटी उस टाइम पर देखिए फ्रेंड्स कोई इतनी बड़ी बड़ी शिप्स नहीं हुआ करती थी, जो उनकी शिप्स थी छोटी शिप्स, उनसे गुड्स को जो भी वो ट्रेडिंग करते थे और गुड्स उनको लोडिंग और अनलोडिंग उनसे करी जाती थी। तो ऐसा एक वहां पर बेसिन पाया गया है जिसको वो प्रोबेबली यूज करा करते थे एज अ डॉकयार्ड। Now, trade seals. To identify their goods, Harappans used trade seals made from soft stone called स्टीटाइट। तो अपने गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी दूसरे गुड्स से अलग करने के लिए हड़प्पन्स ट्रेड सील्स यूज करा करते थे, और वो ट्रेड सील्स बनती थी एक सॉफ्ट स्टोन से जिसको कहते थे स्टीटाइट।
तो स्टीटाइट की क्या खासियत थी? उसकी ये खासियत थी कि जब उसको गर्म करा जाता था तो वो हार्ड हो जाता था। तो देखिए ये ऐसी ट्रेड सील्स हड़प्पन यूज करते थे। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इन ट्रेड सील्स पे वो एनिमल्स को डिपिक्ट करते थे। जैसे कि इस वाली ट्रेड सील में ये यहाँ पर एक यूनिकॉर्न उन्होंने डिपिक्ट करा है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी राइटिंग सिस्टम में कुछ ये सिंबल्स लिखे हैं। इसी तरह से ये दूसरी ट्रेड सील है, यहाँ पर एक बुल दर्शाया गया है और ऊपर भी कुछ सिंबल्स हैं। देन इन दिस थर्ड ट्रेड सील वी कैन सी अ टाइगर और ऊपर ये कुछ सिंबल्स हैं। ये फ्रेंड्स ये ऐसे सिंबल्स हैं, उनकी जो एंशियंट राइटिंग सिस्टम था उसमें से ये सिंबल्स हैं, पर आज भी जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिकल हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो पूरी तरह इन सिंबल्स को अभी भी समझ नहीं पाए हैं। इस तरह की ट्रेड सील्स हड़प्पन यूज करते थे टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स। तो अब तक फ्रेंड्स हमने जो ये चैप्टर समझा, आपको पता चल गया होगा कि जो हड़प्पन थे दे वर वेरी एफिशिएंट इन टाउन प्लानिंग, इन वाटर मैनेजमेंट, इन डूइंग ट्रेड एंड इन क्राफ्ट मेकिंग एज वेल। तो जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया? तो आइए अब इसके बारे में भी समझते हैं। Around 1900 BCE, Harappan civilization started to decline despite its earlier success. तो 1900 BC के आसपास जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। Cities were gradually abandoned and those who stayed behind began to resort to a rural lifestyle. तो जो सिटीज थी उसमें से बहुत सारे लोगों ने छोड़कर जाना शुरू कर दिया था और जो लोग पीछे रह गए थे उन्होंने एक रूरल लाइफस्टाइल में रहना शुरू कर दिया था। इंस्टेड ऑफ अर्बन लाइफस्टाइल दे स्टार्टेड रिजॉर्टिंग टू अ रूरल लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो उनकी जो गवर्नमेंट थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो अब नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो लोग थे, जो शहरों में जो सिटीज में जो लोग रह रहे थे, वो छोटे छोटे विलेजेस में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब ऐसा क्यों हो रहा था कि जो सिटीज में लोग रह रहे थे वो विलेजेस में उन्होंने जाना शुरू कर दिया? तो इसका एक रीजन हमारे हिस्टोरियंस ने सोचा शायद कोई उस टाइम पर वॉर हुई हो। बट फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस को और आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी उस टाइम पर कोई ऐसे हड़प्पन्स के पास कोई मिलिट्री वेपन्स नहीं मिले। सो ये रीजन रूल आउट हो गया और माना जाता है कि भाई जो उनकी एक सिविलाइजेशन थी, इट वाज मोस्टली पीसफुल सिविलाइजेशन। So what could be other reasons for the decline of Harappan civilization? एक रीजन उसमें से ये है that there was a climatic change, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है। Around 200, around 2200 BCE, global change in climate caused less rainfall and a drier phase, making it hard to grow crops and possibly leading to food shortages in the cities. तो 2200 बीसी के दौरान उसके आसपास एक ग्लोबल चेंज हुआ क्लाइमेट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, बारिशें कम हुई, तो एक बहुत ही सूखा सा पड़ गया और जिस वजह से जो एग्रीकल्चर था, जो फार्मिंग था, वो बहुत ज्यादा हिट हुआ। तो जो सिटीज में फूड शॉर्टेज हो गई। पॉसिबली यही सारा सिनेरियो हुआ होगा और इसी वजह से जो सिटीज में लोग थे वो भागे विलेजेस की तरफ। तो एक ही रीजन माना जाता है क्लाइमेटिक चेंज। अब दूसरा फैक्टर इनकी डिक्लाइन का था ड्राउट एंड रिवर ड्राइंग। सरस्वती रिवर ड्राइड अप which led to the abandonment of cities like कालीबंगा एंड बानावली। अब दूसरी तरफ क्या हुआ फ्रेंड्स कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो सरस्वती नदी थी वो सूख गई, तो उसके आसपास जो सिटीज थी वहां पर फार्मिंग करना मुश्किल हो गया और पानी के बिना बाकी एक्टिविटीज को कैरी आउट करना भी पॉसिबल नहीं रहा। इसलिए जो उसके आसपास की सिटीज थी जैसे कि कालीबंगा है, बनावली है, वहां से लोग छोड़ छोड़कर विलेजेस की तरफ जाने लगे। तो यही वो प्रोबेबल रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एक टाइम पे बहुत फल फूल रही थी वो डिक्लाइन हो गई। सो दीज वर द रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन, क्लाइमेटिक चेंज एंड रिवर ड्राइंग।